Yes, good afternoon, everyone. Welcome to the next small session on integrated case scenario of audit. Today we'll be doing question 8 and 7. Now, before I do question 8, let me tell you question 8 is basically about company audit, where you see sections related to appointment of auditors, cost audit, all those portions. Now मैंने पढ़ रखा है क्वेश्चन 8 मैंने पढ़ रखा है, बट बिफोर आई रीड क्वेश्चन 8 इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपको कंपनी ऑडिट वॉल्यूम 1B की तरफ एक बार ले जाऊंगा और मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं, तो आई विल ट्राई टू हैमर अपॉन दोज ताकि आप क्वेश्चन पढ़ने के समय उन चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर सको. लुक हियर, सबसे पहले हम जब ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं तो देयर आर सम प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज़ कि हम ऑडिटर को, मैं कंपनी हूं, कंपनी ऑडिटर को उसके अपॉइंटमेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है. कंपनी आरओसी को भी इन्फॉर्म करता है विद इन 15 डेज, इट्स नॉट 30 डेज, इट्स विद इन 15 डेज ऑफ एजीएम वेयर द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, एंड फॉर्म एडीटी 1 फाइल किया जाता है आरओसी के पास विद इन 15 डेज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड. इस पर कई बार एमसीक्यू आता है और शायद इस पैसेज में भी आप देखोगे, इस इंटीग्रेटेड केस स्टडी में भी ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होगा. स्टूडेंट्स यहाँ 30 डेज लिख के आ जाते हैं यूजुअली. ओके, ऐसा ही एक कंफ्यूजन एक और सेक्शन में आता है व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर. नाउ रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर में व्हाट डू वी सी कि हमें एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है एडीटी 3 में. द इंफॉर्मेशन इज फाइल इन एडीटी 3 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन. मैंने डेलिबरेटली यहाँ ये वाला करवाया ताकि अगर एडीटी 3 का क्वेश्चन आए और हम आरओसी के पास फाइल करने की टाइमलाइंस की बात कर रहे हों, इट इज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद अगर ये फॉर्म टाइम से नहीं फाइल होता है तो पहले जो फिगर्स थे उसमें सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 lakhs लिखा हुआ होता था. नाउ द फिगर इज मैक्सिमम पेनल्टी विल बी 2 lakhs. ये रिड्यूस कर दिया गया है. तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव नोटेड दिस, या भी नोट कर लीजिएगा कि बस बाकी सेम चीज़ है. पेनल्टी विल बी एटलीस्ट 50,000 रुपीज और द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, और अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 each day after the first day during which the failure continues, subject to maximum of dash lakhs. Okay, और एक चीज़ जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, that is NCLT can give directions to change the auditor and CG may appoint the auditor. देखो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है. NCLT either suo motu or an application made to it by the central government or any person, if it is satisfied that the auditor has acted in a fraudulent manner, it may by order direct the company to change its auditors. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, NCLT कंपनी को डायरेक्शंस दे रहा है कि आप अपने ऑडिटर को चेंज करिए. इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऊपर वो खुद भी कर सकता था, सीजी भी अप्लाई कर सकता है या कोई और भी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को अप्लाई करता है, कुछ कंप्लेन करता है ऑडिटर से संबंधित कि उन लोग फ्रॉड किए हैं कंपनी में, तब एनसीएलटी और जल्दी ऑर्डर्स पास करता है चेंज ऑफ ऑडिटर के लिए विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. और ऐसा ऑडिटर विल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी लिखा हुआ है. तो कई लोग इसमें एमसीक्यू आता है कि इट्स ऑल कंपनी, द सेम कंपनी. तो सिर्फ सेम कंपनी नहीं, एनी कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर. फिर आप किसी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला एरियाज था. नाउ सेक्शन 147 के जो पेनल्टीज हैं, ये इसमें पहले क्या था, इफ द कंपनी वाज कॉन्ट्राविनिंग दी सेक्शंस 139 से 146, तो पहले ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को जेल होती थी. दैट इम्प्रिजनमेंट कॉन्सेप्ट हैज बीन रिमूव्ड. हाँ, फाइन्स अभी भी है 10,000 मिनिमम, 1 lakh मैक्सिमम, बट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में, मोस्ट, आई डिड नॉट से ऑल, इम्प्रिजनमेंट हैज बीन रिमूव्ड. ओके, उसी तरह अगर ऑडिटर कॉन्ट्रावीन करता है इन सेक्शंस को, 139, 144, 145, 144 था कि लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज, अगर वो पिक कर लेता है, यहाँ पे वो लिखा है कि अगर वायलेशन होता है तो मिनिमम जो रहेगा फाइन 25,000, मैक्सिमम 5 lakhs, और 4 times द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर. ये बहुत फेमस है, यू हैव टू रिमेंबर, ये एमसीक्यू में आ सकता है. और अगर knowingly or willfully with an intention to deceive the company
और डिसीव इट्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज अगर ये कॉन्ट्रावेंशन होते हैं तो मैक्सिमम 25 lakhs और 8x विच एवर इज लोअर. ओके, और यहां पर अभी भी इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट हैज नॉट बीन रिमूव्ड. ओके, और मिनिमम 50,000 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ द अबव वेयर फाइन वाज मिनिमम 25,000. तो यहां 25,000 से लेकर मैक्सिमम 8x और 25 lakhs विच एवर इज लोअर. ऊपर था मैक्स 5 lakhs और 4x. तो ये MCQs में आए तो ध्यान रखिएगा, यू कैन गेट अ पेनल्टी इन MCQs ऑल्सो. और फिर एक टाइमलाइंस की अगर बात करूं मैं तो 143 सबसेक्शन 12 में हम लोग इसके पहले वाले सीरीज में भी देखे थे कि जब भी इन बड़ा फ्रॉड पता चलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़ अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज, हम बोर्ड और ऑडिट कमेटी में से किसी एक को, जो कंपनी में है ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करते हैं. 2 दिन के अंदर, उन्हें 45 दिन का टाइम दिया जाता है. उनके रिप्लाई के 15 दिन के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ADT 4 देते हैं. तो ADT 1, ADT 3, ADT 4 ये सारे टाइमलाइंस हमने देखा अभी. उसके अलावा वी ऑल्सो सी हियर समथिंग कॉल्ड दिस कॉस्ट ऑडिटर्स. यहाँ पे CRA 1 फॉर्म में कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. कॉस्ट ऑडिटर्स BR एट बोर्ड मीटिंग अपॉइंट होते हैं. इसमें शेयर होल्डर्स टिक करके मत आना. इनकी रेम्यूनरेशन डिटर्मिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि इनकी रेम्यूनरेशन विल बी डिटर्मिन्ड बाय द शेयर होल्डर्स. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. MCQ में रेम्यूनरेशन की शेयर होल्डर्स डिटर्मिन करेंगे. अपॉइंटमेंट बोर्ड कर रहा है पर रेम्यूनरेशन इज डिटर्मिन्ड बाय शेयर होल्डर्स. दिस कैन बी अ MCQ. Now you can get questions on CRA 1, 2, 3, 4 की टाइमलाइंस. ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं मैंने फ्लेवर देख लिया है. दे आर आस्किंग अबाउट दीज थिंग्स. CRA 2 की इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर का होता है. CRA 3 में फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है. एंड CRA 4 में कंपनी विल फाइल अ कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days. ओके, जैसे ही उनको मिलेगा तब, with explanation on every reservation qualification by cost auditor. Can you get these words? Is it fine? तो CRA 1 में maintenance of cost records की बात हो रही है. CRA 2 में we inform the appointment of cost auditor within 30 days of appointment. ध्यान से देखिए MCQ. और 180 days from the commencement of the financial year, whichever is earlier. ये MCQ अभी वाले जो क्वेश्चन में नहीं है, बट इफ यू गेट अ क्वेश्चन तो आपको याद हो दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट और विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर. फॉर्मेट इज CRA 3 एंड CRA 4 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज फाइल विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days. अब हम जाकर हमारे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं जिसके लिए हम आज आए हैं. बिकॉज आई हैव सीन यही सब टॉपिक्स रिवॉल्व हो रहे थे, तो अब आपको सोचने में, क्वेश्चन पढ़ने के समय आपको टेक्निक्स पता रहेगा. ABC Limited, am I audible? Yeah. ABC Limited is a company dealing in products, namely chocolate and coffee. ABC Limited approached the audit firm XYZ for the statutory audit. अच्छा, जो statutory audit firm है वो मेरा cost audit नहीं कर सकता, ये भी एक पॉइंट याद रखना. The gross turnover is so and so, out of which turnover from one of its products, namely coffee, is 95 crores during the immediate preceding financial year. अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको. लुक हियर, नॉट दिस वन, दिस कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम कब मेंटेन करते हैं, लिखा हुआ है ओवरऑल टर्नओवर कब मैंडेटरी होता है. फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 35 crores और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. एंड कॉस्ट ऑडिट कब पिक्चर में आता है, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 50 crores और मोर ड्यूरिंग द ईयर. एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो कि रेगुलेटेड सेक्टर के 6 आइटम्स का लिस्ट दिया हुआ है, दैट इज 25 crores और मोर. रेगुलेटेड सेक्टर वाले आइटम्स 25 करोड़ और मोर हैं एंड ओवरऑल इज दिस 50 crores और मोर. और अगर मैं इसमें नीचे भी देखूं एक और है, या तो 100 crores और मोर मेरे सारे टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, एंड जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से मेरा 35 crores और मोर आता हो.
तो ये मैं इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कॉफ़ी देखा तो कॉफ़ी मेरे को ये याद आ गया कि कॉफ़ी इज़ ए नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। तो कभी अगर क्वेश्चन आए कॉफ़ी को लेकर तो टी कॉफ़ी में जैसे ये याद रखना कि कितना भी पी सकते हैं, रोक टोक नहीं है। सो देयरफॉर वी से दैट वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में, मैंने ऐसे याद किया। वैसे यहाँ पर शायद ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं, बट अप्रोच आपको मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करना कंपलसरी है, 35 करोड़ और मोर ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, services, everything. Now during the course of audit, they found certain delay in the payment of provident fund में delay हो रहा था, delay in PF. They understand that the same needs to be reported under CARO. ये 2016 में भी था, 2020 में भी है. During the year, Mrs. X, the wife who is a partner, acquires certain shares. Oh, relative of audit firm के जो partner हैं वो अगर कोई shares acquire करते हैं, आपको याद होगा फेस वैल्यू अप टू 1 लाख वो अक्वायर कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा का अगर वो अक्वायर कर लेते हैं तो अगर वो 60 डेज ऑफ एक्विजिशन डिस्पोज ऑफ कर दे तो वो आदमी के ऊपर 141 का वो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा. द ऑडिट फर्म इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस मे कॉल फॉर अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द फर्म फॉर बीइंग वर्किंग एज ऑडिटर अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस. ABC also approached auditors to provide them investment banking service, यानी कि सेक्शन 141 ट्रिगर हो रहा है. 144 जो कि ये लिस्ट में था. During the auditor's course of audit, there are reasons to believe that an offense of fault involving some amount has been committed by his general manager. The auditors understand, यानी कि 143 subsection 12 also coming into picture, I hope you're writing it, that there is a requirement for reporting of fraud by the auditors. Now before we go into this, एक बार यहाँ आ जाइए. मैं आपको दो चीज़ दिखाऊंगा. सबसे पहले if you see this section that is 144, कहाँ हूँ मैं? Yes, am I visible? Yes, ये है 144. यहाँ पे एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है कि एक ऑडिटर, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आई वुड लाइक टू डू दिस ऑल्सो. एक ऑडिटर फॉलोइंग सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने कंपनी को, अपने होल्डिंग को और सब्सिडरी को नहीं दे सकता, पर एसोसिएट कंपनी को दे सकता है. तो ये एमसीक्यू के समय याद रखना, जानबूझ के एग्जाम में देगा. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज जैसे यहाँ दिया हुआ है, वो अपने एसोसिएट को दे रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो याद आ जाता है, बट यू फॉरगेट कि एसोसिएट को तो अलाउड था. तो क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, मैंने आपको टेक्निक बताया था. दैट इज जैसे ऐसा लग रहा है मीरा को आप जोर से पुकार रहे हैं. एम इज कहाँ गया? एम मैनेजमेंट सर्विसेज. मीरा, व्हाट इज आई? इंटरनल ऑडिट अलाउड नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अलाउड नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलाउड नहीं है. ओके, मीरा में एम है, मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक योर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. मीरा डबल ए क्या है? एक्चुरियल सर्विसेज एंड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज. एंड व्हाट इज दिस वन? मीरा फेल हो गई एग्जाम में. एफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. आप ये याद रखना, यहाँ बेसिकली 8 सर्विसेज दिए हुए हैं, तो आप वो भी चेक कर लेना कि आपके 8 में नाम याद आ रहा है. मैनेजमेंट सर्विसेज मेरे संग संग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो अभी आया भी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद वी हैव इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आई से इंटरनल ऑडिट. 8 सर्विसेज का लिस्ट याद रखना है. मैनेजमेंट सर्विसेज संग संग में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी and another is internal audit. तो management services, investment banking, investment advisory, internal audit. R से क्या निकल लिया है आपने? Rendering of outsourced financial services. and 6 नाम हो गए. अब 2 A से और हैं, accounting and bookkeeping and actuarial services. okay? तो as you wish. पर क्या अलाउड होते हैं? टैक्स ऑडिट अलाउड होता है उनको. लिमिटेड रिव्यू बोल के आप पढ़े हो, वो अलाउड है. अश्योरेंस सर्विस, अग्रीड अपॉन प्रोसीड्यूर्स, ये भी आप पढ़ेंगे, वो सब अलाउड है. और इनडायरेक्टली मतलब अपने कोई नेटवर्क फर्म या ब्रांड नेम वाले एंटिटी के संग भी आप नहीं करा सकते. तो इनडायरेक्टली मेरे को यहाँ पर 144 को भी पॉलिश करने का मौका मिला बिकॉज आई वाज डूइंग एमसीक्यू, तो आई ऑल्सो हैमर्ड अपॉन दिस. बाकी जो कोई अदर सर्विसेज करना होता है अप्रूव्ड वाले, तो बोर्ड या और दी ऑडिट कमेटी को पूछकर आप कर सकते हैं. उसी तरह यहाँ पर सेक्शन 141 की अगर मैं बात करूँ, रिलेटिव अगर होल्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, तो 60 डेज ऑफ एक्विजिशन के अंदर उन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है. दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. पक्का ना? श्योर एवरीवन?
तो इस तरीके से हमने बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पे याद कर लिए. नाउ कमिंग बैक टू दिस, अपॉइंटमेंट के बाद it should inform the auditor. After the appointment, ABC Limited should inform the auditor and file notice of appointment with ROC. With ROC की अगर मैं बात करूं, it's within 15 days. Remember, students get confused between 15 and 30. 30 ADT 3 में था, but here it is 15 days. That's important. Remember. Okay. Silence, please. Silence. Wait for 2 minutes. Wait for 2 minutes. और यहाँ पर आपके रिलेटिव अगर एक्वायर करते हैं, करेक्टिव एक्शन इज विद इन 60 डेज एंड द लिमिट ऑफ द फेस वैल्यू इज 1 लाख रुपीज. फेस वैल्यू के ऊपर आप क्रॉस नहीं कर सकते. ओके, वेरी गुड. पढ़ के देखिए एक बार. और फ्रॉड रिपोर्टिंग पिक्चर में कब आती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़. इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर देंगे. ग्रेटर देन 1 करोड़, एग्जैक्टली 1 करोड़. इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़. दैट इज द फिगर विच इज इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे. मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज इन विच फॉर्म? CRA 1, या बोलेगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इन CRA 2. ये वाला MCQ भी आ सकता था. विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट और विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर. उसी तरह यहां पर एक और है कि प्रोविडेंट फंड के ड्यूज अगर कितने अरियर्स में चल रहे हैं एज एट द बैलेंस शीट डेट. ये कारो में आप पढ़ोगे, कारो 16 में भी सेम है. एक्सीडिंग 6 मंथ्स वाले, ओके, 6 महीना के से ज़्यादा जो ड्यू हुए हैं एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो हमें देखना है ना. एक मिनट, एक स्टूडेंट मेरे को पूछ रहा है, SMS आया है अभी कि सर CRA 3 और 4 के टाइमलाइंस भी दिखा दीजिए हम लोग को. येस, अगेन आपने देख सकते हैं. CRA 3 के टाइमलाइंस फिर से देख सकते हैं. CRA 3 इज फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट और CRA 4 में हम फाइल करते हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज with explanations on every reservation or qualification by the cost auditor. Is it okay? तो कॉस्ट ऑडिट कंपल्सरी होता है, पर इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आपको और दिखाता हूं कि कौन कौन से केस में कॉस्ट ऑडिट एग्जेम्प्टेड हैं. वेट फॉर 2 minutes. What are the grounds on which the cost audit is exempted? Yes. एक तो requirement for cost audit will not be applicable if the revenue from exports in foreign exchange, this is a catch, foreign exchange में जो revenue है that is exceeding 75% of its total revenue, or the unit is operating in special economic zone, तभी भी exempted है. Cost records किसको maintain नहीं करना पड़ता है? If a company is classified as a micro small enterprise, नॉट मीडियम, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के रूप में अगर क्लासीफाई की गई है, देन द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज एग्जेम्प्टेड. एंड कॉस्ट ऑडिट किसको नहीं करना पड़ता है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, अगर ये वाला MCQ में आ जाए, इन फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सीडिंग 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू और द यूनिट इज ऑपरेटिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो मैं चाहूँगा कि आप इसको रिवाइज करके रखें. तो दिस वॉज अ शॉर्ट सेशन. तो हम लोग आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डूइंग लेटर. थैंक यू.